Good evening. I am Kalpana Singh, Assistant Professor in Dipsar College of Education, देवघर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलॉसफी एंड इट्स ब्रांचेस। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके फिलॉसफिकल एस्पेक्ट में, जो कि नेट प्रिपरेशन के लिए बीएड एंड एमएड कोर्सेज में भी ये सम्मिलित है। इसके ब्रांचेस इसलिए जानने ज़रूरी हैं कि इसके बाद जो भी हम लोग स्कूल्स पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसमें आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब में इसके जो ब्रांचेस हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसका रेलिवेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फिलॉसफी एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या आउटकम्स मिल रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसके जो 3 डोमेन्स हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, और इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो आधारभूत प्रश्न हैं, जो कि हमारी वास्तविकता, ईश्वर, हमारे अस्तित्व, मानव एवं हमारे फ्रीडम से रिलेटेड है। साथ ही साथ इसमें जो देखेंगे कि जो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, खास करके जो ज्ञान तत्व हैं और ज्ञान क्षेत्र से जो भी एराइजेस प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से हम अनुभव करते हैं और उसके कारण क्या हैं। नेक्स्ट में एक्सियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हमारे सौंदर्य, हमारे एथिकल कंडक्ट, रिलीजियस और सोशल वैल्यू से रिलेटेड है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम किसी टर्म को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें सबसे पहले जानते हैं कि वो डिराइव कहाँ से हुआ है। तो जो फिलॉसफी है वो 2 ग्रीक शब्द फिलॉस एंड सोफिया इससे डिराइव्ड है, और इसका अर्थ होता है लव ऑफ विजडम, बौद्धिकता से प्यार, जो कि जनरल और फंडामेंटल जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, कारण, माइंड और हमारे लैंग्वेज से संबंधित हैं। एक तरह से अगर देखेंगे कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण से कि फिलॉसफी हमारा जो है वो पहले के समय में जीवन का जो आधारभूत प्रश्न है, जैसे वास्तविकता, सत्य, मूल्य इत्यादि से जो भी रिलेटेड प्रश्न है उसका आंसर देता है। लेकिन मॉडर्न टाइम में ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जहाँ इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम विश्लेषण करते हैं, हम स्पष्टीकरण किस प्रकार से देते हैं, जो हमारे विश्वास हैं और जो हमारे विचार है उसका आलोचनात्मक वर्णन कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस जरूरी हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। एक्चुअली ये बाहरी जो आवरण है उससे रिलेटेड है। फिच्चे ने कहा कि एक तरह से फिलॉसफी जो है वो ज्ञान का विज्ञान है, और फिलॉसफी को ये भी कहा जाता है कि ये मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। एक तरह से जो हमारी सोचने की प्रकृति है या सोचने की क्रिया है वो हमारा दर्शन के रूप में आता है। इसको एक तरह का अनोखा या अनूठा तरह का सोचने का स्टाइल भी कहा जा सकता है। इट इज़ अ पर्टिकुलर यूनिक टाइप ऑफ थॉट और स्टाइल ऑफ थिंकिंग। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि फिलॉसफी को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि फिलॉसफिकल माइंडेड पर्सन किस तरह से काम करते हैं, या फिलॉसफिकल माइंडेड पर्सन का क्या विशेषता है, जिसमें कि जो पहली विशेषता है वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। इसका हिंदी अर्थ होता है व्यापकता। यहाँ पे जो किसी के नज़रिए का या किसी के आउटलुक का जो मुख्य विशेषता है कि जीवन को व्यक्ति कैसे देखता है या कैसे सोचता है, पूर्ण रूप से सोचता है या आंशिक रूप से सोचता है। जैसे अगर हम पेड़ देखते हैं और बहुत सारे पेड़ हैं तो हम ये भी देख सकते हैं कि पेड़ है, पेड़ का समूह है, लेकिन वही पेड़ का समूह किसी को जंगल के रूप में भी दिखता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस है कि हम वस्तुओं को, चीज़ों को, वास्तविकताओं को किस रूप से देखते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा है पेंट्रेशन,
पेनिट्रेशन का हिंदी होता है प्रवेशन। प्रवेशन में एक तरह से जाहिर सी बात है कि जो भी सतही चीज़ है या जो भी जाहिर चीज़ है, प्रश्न है, उसके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि प्रश्न और जो समस्या है उसके रूट तक जाता है, उसके जड़ तक जाता है कि इस समस्या का कारण क्या है और ये प्रश्न के अंदर क्या निहित है। नेक्स्ट में फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि लचीलापन, हिंदी में उसको बोलते हैं। इसमें एक तरह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्रिएटिविटी का ही एक पहलू है, जहाँ पे विविध परिप्रेक्ष्य में लगातार सोच विचार, हम लोग कैसे सोचते हैं, उसमें किस तरह से ध्यान रखते हैं, किन बातों को किस तरह से सोचते हैं, लगातार ये चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये ऑल दीज थ्री डायमेंशंस आर ऑफ कोर्स इंटर रिलेटेड। ये तीनों जो है एक तरह से इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड जैसे व्यापक हैं, अगर हम व्यापक ढंग से सोचते हैं तो हम उसकी जो डिस्कवरी है, कोई भी ज्ञान की खोज है, वो उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा, उसके हर पहलू को, जहाँ पे लचीलापन है तो हम उसके हर पहलू को भी ध्यान में रखेंगे, तो वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आती है। एक तरह से जो देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी में अगर बोलें तो फिलॉसफी प्रॉब्लम जो है, लॉजिक, इसके प्रिंसिपल, इसके टूल, इन्वेस्टिगेशन, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो खास करके रिलेटेड हैं रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यू से। इसको हिंदी में बोल सकते हैं वास्तविकता, ज्ञान और मूल्य से। तो यहाँ पे जो वास्तविकता है उसको हम लोग मेटाफिजिक्स और ज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी एंड वैल्यू, एक्सियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम हम डील करते हैं, जो ज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। मूल्य से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग एक्सियोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो काइंड्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी है, जिसमें कि फर्स्ट ब्रांच मेटाफिजिक्स है। एक्चुअली जो मेटाफिजिक्स है वो क्या करता है, जो नेचर ऑफ रियलिटी, जो वास्तविकता की प्रकृति है, उसके बारे में बताता है। जैसे व्हाट इज़ रियलिटी, वास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है। अब इसमें भी कई इसके पार्ट किए हुए हैं, इसके कई पार्ट इसमें हैं, जिसमें कि हम लोग मेटाफिजिक्स, गॉड को भी कुछ लोग मानते हैं, तत्व मानते हैं, हमारे जो अस्तित्व हैं वो भी तत्व हैं, मानव जो है वो भी तत्व है, और यूनिवर्स ये भी तत्व है। तो तत्व ज्ञान किस प्रकार से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे थियोलॉजी, थियोलॉजी के अंतर्गत प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर की उपस्थिति है, हम लोग उसके बारे में, उन प्रश्नों के बारे में जानते हैं। ऑन्टोलॉजी, ये जो हमारा अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी मीन्स कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जो क्या वास्तविकता है। कॉस्मोलॉजी, यहाँ पे इसमें जो कनेक्टेड, जो हमारी पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ, किस प्रकार से इसकी वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, इत्यादि। कॉस्मोगॉनी, ये जो है हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बताता है। फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, यहाँ पे हम लोग, हम कौन है, मशीन है, आत्मा है, दिमाग है, शरीर है, क्या है, इस तरह के प्रश्नों का आंसर इसके अंतर्गत मिलता है। दूसरा जो है एस्कैटोलॉजी, लास्ट और फाइनल मैटर्स, डेथ या लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब जो कि हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो हमारी मृत्यु है, या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। इस तरह के प्रश्न जहाँ भी आते हैं वो मेटाफिजिक्स वाले ब्रांच में स्पष्ट रूप से रहते हैं। नेक्स्ट में जो दूसरा ब्रांच है वो है एपिस्टेमोलॉजी। ये डील करता है नॉलेज के प्रॉब्लम को, जैसे हम लोग ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं, ज्ञान के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या है, मेथड क्या है, विधियाँ क्या है, हमारे ज्ञान की क्या सीमाएं हैं, और ज्ञान किस प्रकार से वैध है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं और इस प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसको हम लोग एपिस्टेमोलॉजी, जिसको ज्ञान शास्त्र भी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत डिस्कस करते हैं। एक्सियोलॉजी, यहाँ पे जो एक्सियोलॉजी है ये हमारे मूल्य से संबंधित है। हायर वैल्यू ऑफ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ,
ये जो प्रिंसिपल है, ये जो हायर वैल्यू है, वो हमारे ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस से रिलेटेड है, सत्य से संबंधित है, हमारे गुडनेस, अच्छाई से संबंधित है, और हमारे सौंदर्य से संबंधित है। इसके भी 3 भाग में इसको किया गया है, जो कि अलग अलग हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत लॉजिक, यहाँ पे जो लॉजिक है, जिसका हिंदी रूपांतरण अगर करें तो वो तर्क है, जिसमें कि टेक्निक्स ऑफ रीजनिंग, हम किस प्रकार से तर्कपूर्ण ढंग से सोचते हैं। एथिक्स, जो कि हमारे मोरल कंडक्ट से रिलेटेड है, हमारी नैतिकता से रिलेटेड है, हमारे अंदर जो गुण हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है एस्थेटिक, ब्यूटी एनालिसिस, हम किन चीज़ों में, किन वस्तुओं में सौंदर्य देखते हैं, ये एस्थेटिक्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अभी 3 ब्रांच जो है फिलॉसफी के, शॉर्ट में उसके बारे में जाना। थोड़ा सा विस्तार रूप में इसको ले जाने के पहले, ये जो मेटाफिजिक्स है, जिसे तत्व ज्ञान के नाम से भी जानते हैं, तत्व ज्ञान के अंतर्गत हम लोग भौतिक जगत की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। इसमें क्या वास्तविक है, भौतिक जगत की क्या विशेषताएं हैं, इस तरह के जो भी प्रश्न हैं वो हम इसके अंतर्गत देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला पार्ट किया गया है वो है तत्व में यूनिवर्स का। अब यूनिवर्स के 3 पार्ट किए गए हैं, जिसमें कि पहला है टाइम, दूसरा स्पेस और तीसरा कॉजलिटी। टाइम जो है एक तरह का पैटर्न है, और उस दिमाग उसी सीक्वेंस में काम करता है। जैसे जैसे हमारा समय बीतता है और हमारी बुद्धि, विवेक, बौद्धिकता जिस तरह से समय के अनुसार हम लोग ग्रो करते हैं, हमारी वृद्धि होती है, उसके हिसाब से उसके जो पैटर्न है उसमें वर्क करना शुरू करता है। दूसरा जो है यहाँ पे स्पेस, स्पेस के अंतर्गत जो यहाँ पे एक तरह से एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, जहाँ पे कि रॉक्स हैं, जहाँ पे ट्रीज़ हैं, तो ये एक्सटर्नल जो रियलिटी है, जो वर्ल्ड की, फिजिकल वर्ल्ड की, उसके बारे में हम लोग स्पेस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट में कॉजलिटी, कॉजलिटी मतलब दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, कारणीय संबंध, जैसे हिंदी में कह सकते हैं कि दुनिया की शुरुआत कैसी हुई। जैसे अब इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, ये एक तरह से दार्शनिक प्रश्न है। जब दर्शन का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान की प्यास रखता है वही दार्शनिक है। तो जैसे ही हमारे दिमाग में जो प्रश्न आते हैं, हमारी जिज्ञासा जैसे ही बढ़ती है, तो वो हमारे दर्शन के रूप में आती है। उसका आंसर क्या होगा, उसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है कि ये जो दुनिया का जो शुरुआत हुआ है, या यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो डिफरेंट विचार हमारे पास आ सकते हैं। जैसे कोई कह सकता है कि ये भगवान ने शुरुआत की है, ईश्वर ने शुरुआत की है। कुछ लोग कह सकते हैं ये विकास है, इवोल्यूशन है, ये बदलाव है, परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जिससे हमारा यूनिवर्स जो है, या जो हमारी दुनिया है, उसमें विकास हुआ है, उसमें परिवर्तन हुआ है। मेटाफिजिक्स का जो दूसरा पार्ट है वो है ह्यूमन बीइंग। एक तरह से मानव जो है अध्ययन का विषय है मेटाफिजिक्स के अंतर्गत, एक सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे, ये दोनों हैं, जिसमें कि पहला इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है, सबसे पहला वाला, उसमें ये है कि हम लोग खुद के बारे में प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, मशीन हूँ, या आत्मा और शरीर दोनों हूँ। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में हम फ्रीडम हमारी क्या है, हमारी स्वतंत्रता क्या है, या हम कहाँ से कंट्रोल होते हैं, हमारी जो क्वालिटी ऑफ फ्रीडम है वो किस प्रकार की है, हमारी जो क्वालिटी ऑफ फ्रीडम एंड नॉवेल्टी, जो नवीनता है, वो किस प्रकार से, हमारे अंदर जो नेचुरल गुडनेस है वो है, या हमारे अंदर अगलीनेस है, ये है। तो यहाँ पे फ्रीडम जो किस तरह से हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में है एक तरह से एथिकल बोल सकते हैं, बट है मेटाफिजिकल, जो हमारे मोरालिटी से संबंधित है, कि हमारे अंदर गुड और एबल दोनों है, और हम किस तरह किसके साथ
ज़्यादा जाते हैं। तो इस तरह से जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट है मेटाफिजिक्स के अंतर्गत यूनिवर्स है और दूसरा ह्यूमन बीइंग है। नेक्स्ट गॉड। गॉड ईश्वर। अब ईश्वर जो है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, कुछ इस तरह के जो सवाल हैं जो अल्टीमेट रियलिटी से को मानते हैं वो प्रूफ कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है या नहीं है। दूसरी बात कि जब भगवान है, जब रियलिटी है, तो एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं, 1, 2 और मेनी। तो यहाँ पे जब भी हम भगवान को मानते हैं तो ये जो तीनों वर्ड आ रहे हैं 1, 2 एंड मेनी, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है जो एक को मानते हैं मोनिज्म। मोनिज्म का अर्थ होता है एक तत्ववाद और वेदांत, जहाँ पे एक ही भरोसा होता है, एक ही को मानते हैं, या तो हम फिजिकल वर्ल्ड को मान सकते हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मान सकते हैं। दूसरा है ड्युअलिज्म, जिसको हिंदी में द्वैतवाद कहते हैं। यहाँ पे द्वैतवाद के अंतर्गत फिजिकल या स्पिरिचुअल, ये हम दोनों वर्ल्ड को मानते हैं। ज़्यादातर खास करके जो ह्यूमन बीइंग है वो बीच का ही मार्ग ड्युअलिज्म में ही रहते हैं। तो ये द्वैतवाद है, उस तरह से हम फिजिकल को भी मान रहे हैं, स्पिरिचुअल को भी मान रहे हैं, गुड को भी मान रहे हैं, एविल्स को भी मान रहे हैं, कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा और खराब करेंगे तो खराब होगा। इस तरह की जो सोच है, इस तरह के जो दर्शन है, इस तरह का जो वे ऑफ थिंकिंग है, ये ड्युअलिज्म के अंतर्गत आता है। तीसरा जो है प्लुरलिज्म, जिसमें कि बिलीव हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, क्या सही है क्या नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है, या ये गलत है ये गलत है। तो ये करके हम लोग, ये 3 जो पर्याय हैं गॉड के, वो इस तरह से हमारे जो मानने पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है हमारे एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेटाफिजिकल वर्ल्ड का। एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्ववाद। यहाँ पे टाइम स्पेस दोनों है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए आधार। तो पर्याय क्या है, हम किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सोचता है एग्जिस्टेंस के बारे में, कि हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं कि वही चीज़ अस्तित्व में होता है जो ट्रुथ होता है, जो सत्य होता है। तो ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। अगर आज के बच्चों को बोले सत्यम शिवम सुंदरम तो वो पहले हंसेंगे, बट इसको अगर हम दूसरे शब्दों में भी बोलेंगे तो जो ट्रुथ है, ट्रुथ मतलब नोइंग, जानना। हम लोग जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सत्य हो तभी प्राप्त कर जानते हैं और उसको तभी मानते हैं। दूसरा है गुडनेस, जो शिव से रिलेटेड है, अच्छाई से रिलेटेड है। तो ये हमारा विलिंगनेस होता है, हमारे करने की इच्छा। तो हम हमेशा गुडनेस, कोई बोल दे बहुत अच्छा है तो अच्छा करेंगे, तो ये गुडनेस के अंतर्गत आता है। और तीसरा है ब्यूटी। ब्यूटी जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, तो इसको अभी के शब्दों में फीलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी है, उसको नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग, ये तीनों की तरह से भी समझ सकते हैं। तो यही एग्जिस्ट करता है, यही इसी का अस्तित्व है। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी का, जिसको हम लोग ज्ञान शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंतर्गत ज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम इसी के अंतर्गत सॉल्व करते हैं और उसके बारे में देखते हैं। एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत है। तो इसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसको पहला जो भाग है उसको एग्नोटिसिज्म भी बोलते हैं, अज्ञेयवाद हिंदी में। इसके अंतर्गत जो वर्ल्ड है वो एक क्रिया करता है, एक साथ क्रिया करता है। फिलॉसफी का दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है वो है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान के जितने भी प्रश्न हैं उसके साथ डील करता है। इसके जो फर्स्ट एस्पेक्ट हैं इसमें पॉसिबिलिटी एंड इस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा की गई है। तो पॉसिबल क्या है, नॉलेज पॉसिबल किस प्रकार से है, तो इसके 3 पार्ट हैं, जिसमें कि पहला है एग्नोटिसिज्म, जिसको हिंदी में अज्ञेयवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत
हम मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं गॉड, तो गॉड है या नहीं ये हम नहीं जानते, या तो ये प्रूव हो सकता है या डिसप्रूव हो सकता है, तो ये अज्ञेयवाद के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्केप्टिज्म, जिसको हिंदी में संदेहवाद भी कहा जाता है। तो अगर हम किसी की ऑनेस्टी की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हमें कितना नॉलेज होगा, या ये तो डाउटफुल होगा या ऑनेस्ट होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे डाउट हो, तो इस तरह से यहाँ पे स्केप्टिज्म की बात करते हैं। तो हमारे वर्ल्ड में भी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उसमें हमारे डाउटफुल क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है अफर्मेशन ऑफ नॉलेज, जब हम ज्ञान को थ्योरी, प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट, वैलिडेशन ये सब से जब प्रूफ कर देते हैं तो हम उस ज्ञान के प्रति प्रतिज्ञान या दृढ़ वचन जो हमारे पास होता है वो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है सेकेंड एस्पेक्ट जो है नोइंग एक्सपीरियंस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज। एक्चुअली जो सोर्स ऑफ नॉलेज है यहाँ पे इसके 5 सोर्सेस बताया गया है, जिसमें कि सबसे पहला जो है सेंस परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, जो कि हमारे सेंसेस से हमें मिलता है, जिसको रॉ मटेरियल्स भी आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन के। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो इन्फॉर्मेशंस है जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक तरह से जब एकत्रित होते जाता है और तो हमारे नॉलेज का काम करता है। जब हम नॉलेज को गेन करते हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी बौद्धिकता होती है, जिसको हम विजडम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है इसमें जो सोर्स है वो हमारा सेंस है। दूसरा हमारा जो है वो है रीज़न, कारण क्या है, जिस किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है इत्यादि। नेक्स्ट में इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या अंतरसूझ, अंतर्दृष्टि आप बोल सकते हैं। तो कभी कभी हमारे इंसाइट से भी इस तरह की जो है कि इस तरह से कैसे हो सकता है ये आती है। दूसरा है ऑथोरिटी, जो नेक्स्ट में ऑथोरिटी एक तरह से वैलिड कितना है, वैलिड ऑब्जेक्टिव जो भी है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑथोरिटी बोल सकते हैं बाइबल है, कुरान है, वेद है, तो ये सब जो ज्ञान है वो ऑथराइज्ड हैं। नेक्स्ट है रेलिवेशन, ये जो कि रिलीजियस नॉलेज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी आप वेद, कुरान जो भी ज्ञान हमने संग्रहित किया है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अथर्ववेद है, वेद में भी तो हम मेडिसिन की जानकारी कहाँ से लेते हैं, हमारे रहन सहन, खान पान, हमारे जो स्रोत हैं ज्ञान के वो वेद और ये सब कुरान, ये सब इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो कि ऑथोरिटी और रेलिवेशन के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड एस्पेक्ट जो है डायरेक्टनेस और इनडायरेक्टनेस से रिलेटेड है। कुछ जो फैक्ट्स हैं वो हमारे दिमाग में प्रत्यक्ष रूप से आता है, जो मैटर है किस तरह से हम उसको डायरेक्टली देखते हैं और किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड सोर्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्टनेस ऑफ नोइंग प्रोसेस, हम किस तरह से दोनों तरफ से जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो सेंटर जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है, जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है हमारा नॉलेज का, पहले भी मैंने अभी बोला है कि जो हमारी जो सेंसेस हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, रॉ मटेरियल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो आज बहुत गर्मी लग रही है तो टेम्परेचर हम लोग नहीं जानते, बस हम उसको फील करते हैं आज कि हाँ आज हमने महसूस किया है, ये सेंसेस हमारे बोले, हमारे स्किन्स बता रहे हैं कि ये आज बहुत हॉट कोल्ड, किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सिचुएशन को, साउंड्स को या टेक्सचर को, टेस्टी है, कोल्ड है, तो इस तरह से जो फील करते हैं एक तरह से जो बोधात्मक रूप से, तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उसके बारे में। नेक्स्ट जो थर्ड ब्रांच है वो है एक्सियोलॉजी। एक्चुअली ये जो ऑफ कोर्स ये हमारे वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वैल्यू के, जिसमें कि पहला जो एथिकल, एस्थेटिक, रिलीजियस एंड सोशल वैल्यू, और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मूल्य हैं जो कि हमारे बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल एंड हेल्थ वैल्यूज़ हैं। लॉजी को भी हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है एथिकल वैल्यू। यहाँ पे जो भी लॉ और स्टैंडर्ड जो मोरल बिलीव्स और कंडक्ट के रिगार्ड में तय किए गए हैं वो सही है और उसको फॉलो करना है, तो ये हमारे मोरलिटी के से रिलेटेड है। इस ब्रांच में हम उसी का स्टडी करते हैं। दूसरा जो है एस्थेटिक वैल्यू,
यहाँ पे जो ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है, सौंदर्य क्या है, या हम किन चीज़ों को सौंदर्य के साथ इंजॉय करते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। तो जैसे सनसेट, म्यूज़िक, आर्ट, ये हमारे एस्थेटिक वैल्यूज़ के पर्याय हैं। नेक्स्ट जो है रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस जो वैल्यू है, यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करता है हमारे मेटाफिजिक्स पे, कि मेटाफिजिक्स मीन्स अभी याद होगा कि हमने सबसे पहला क्या माना कि गॉड है, नहीं है। तो गॉड तो सब्सटेंस है मेटाफिजिक्स की, तो गॉड को मानते हैं, हमारा वैल्यू क्या है। दूसरा, अगर हम सिर्फ मानव को मानते हैं, मानव जाति को, कि हमें मानव में ही भगवान दिखता है, हमारा जो गुड है, हमारा जो ट्रुथफुलनेस है, वही हमारे लिए सही है, तो ये हम उसको वैल्यू करते हैं। सेल्फ फीलिंग जो हमारा है, उसको इसके बारे में सोचते हैं, जो हमारा रिलीजियस वैल्यू है। नेक्स्ट जो है होप, हमारा विश्वास, जो हमारी ऑप्टिमिज्म है, उसको भी हम मान सकते हैं। तो ये हमारा जिस तरह का दर्शन है, जिस तरह के तत्वों को हम मानते हैं, हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ उसी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट में सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यू जो है, एक तरह से अगर हम बोलें तो ये कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी किस प्रकार की चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए। इसके अलावा जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके प्रति हम कितने जागरूक हैं, तो वो हमारे मूल्य के अंतर्गत आएगा। जैसे हम पॉवर्टी है, क्राइम है, ये हमारे दिमाग में है, जानते हैं ये किस तरह से काम करता है, तो ये हमारे सोसाइटल जो एस्पेक्ट है, उसके रिगार्ड में जो भी हम लोग स्टेप लेते हैं या जो उसके बारे में सोचते हैं, तो हम उस सोशल वैल्यू के अंतर्गत उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, हेल्थ वैल्यूज़, चूँकि हम जो अपनी बौद्धिकता है उसको मानते हैं और उसके बारे में कितना अवेयर हैं। हेल्थ, हम हेल्दी हैं तो प्रोडक्टिव हैं, हम उतना काम कर सकते हैं, तो ये सब जो मूल्य हैं वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो हमने अभी 3 ब्रांच का जो है इसमें स्टडी किया। अब ये जो नेक्स्ट में जब जैसे ही हम लोग स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो उसमें ये तीनों जो है वो समय के अनुसार, चूँकि जितने भी स्कूल्स हैं वो समय के अनुसार के हिसाब से बदलते गए हैं, और उसके दर्शन विचार, जो दार्शनिक विचारधारा है, उसमें परिवर्तन आया है। तो उसके हिसाब से उसके मेटाफिजिक्स क्या होंगे, उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी और उसकी एक्सियोलॉजी क्या होगी, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। अगर आप ये पीपीटी अपलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने शेयर कर रखा है, आप वहाँ से जाके पीपीटी अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। थैंक यू।